अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, दिस इज़ जवाद एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो आज की इस वीडियो में मैं फ़ंक्शन को डिस्कस करूंगा और इसके थोड़े से हमारे पास जितने भी शॉर्ट क्वेश्चन एमसीक्यूज़ वगैरह आपको आ सकते हैं तो हम वही देखेंगे ज़्यादातर। तो टॉपिक अगर आपने पढ़ना है तो नीचे कमेंट कर देना, मैं आप लोगों को समझा दूंगा। उम्मीद है आपको टॉपिक तो आता होगा लेकिन मेन कॉन्सेप्ट्स जो हैं वो मैं आज आपको करा दूंगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और नोटिफिकेशन को भी दबा दो ताकि इसी तरह की लेटेस्ट वीडियोज़ देखते रहो। यहाँ पे मैं आपको रिव्यू इसकी एक्सरसाइजेज बता देता हूँ आज, और इससे आपके काफ़ी कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे फंक्शन के रिलेटेड। ऑलरेडी आपने फंक्शन पढ़े तो होंगे, अगर आपको ये कॉन्सेप्ट नहीं आते तो इसका मतलब है आप लोगों की प्रोग्रामिंग बहुत वीक है। यहाँ पे हमारे पास जो पहला कॉन्सेप्ट आता है वो रिव्यू एंड शॉर्ट क्वेश्चन में बोलता है कि व्हाई डू लोकल वेरिएबल्स लूज देयर वैल्यूज बिटवीन कॉल्स टू द फंक्शन इन विच दे आर डिफाइंड। कहता है कि जब हम लोकल वेरिएबल्स को क्या करते हैं, कॉल करते हैं, तो वो अपनी वैल्यू को लूज़ क्यों कर देता है जब इन विच दे आर डिफाइंड। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है, करेक्ट आंसर है वो यही है कि लोकल वेरिएबल्स आर क्रिएटेड व्हेन द फंक्शन इज़ कॉल्ड। जब हम फंक्शन को कॉल करते हैं तो लोकल वेरिएबल बन जाते हैं, एंड दे आर टर्मिनेटेड व्हेन द फंक्शन इज़ टर्मिनेटेड। तो इनका ख़त्म हो जाता है, दे लूज़ देयर वैल्यू व्हेन फंक्शन आर टर्मिनेटेड। तो आप इनका आंसर यहाँ से भी देख सकते हैं, बिकॉज लोकल वेरिएबल गेट क्रिएटेड व्हेन एवर द फंक्शन इज़ कॉल्ड and then get destroyed when the function terminates. So local variable get destroyed upon termination of function. आप इसका ये भी आंसर है कि डेफिनेटली यही बनता है आंसर। और एक और आंसर भी आप लिख सकते हैं कि बिकॉज इट्स स्कोप हैज़ गॉन, बिकॉज एनी लोकल वेरिएबल हैज़ लिमिटेड स्कोप। जैसा कि हमें पता है हमारे पास जो लोकल वेरिएबल होते हैं उनका स्कोप सिर्फ उसी फंक्शन की ब्रैकेट्स के अंदर होता है। यू कंसिडर, यहाँ पे वो बोलता है कि यू कंसिडर एनी, ये जो हमारे पास ये वाली करली ब्रैकेट होती हैं, ऐसा स्कोप, इसको हम क्या कहते हैं, ये एक हमारे पास स्कोप है। अगर ये बातें आपको नहीं पता तो आपके जो प्रोग्रामिंग का जो भी इंस्ट्रक्टर है उसने बहुत गलत किया, आपको सही तरह नहीं पढ़ाया। तो ये हमारे पास जितनी ब्रैकेट होती हैं इस ब्रैकेट के अंदर अंदर ही हमारे वेरिएबल का स्कोप होता है। ये आपको पता है, हम लगाते हैं ब्रैकेट्स मेन फंक्शन के, इंट मेन के नीचे भी लगाते हैं और यूज़र डिफाइंड फंक्शंस के अंदर भी लगाते हैं। So when its scope has gone, any local variable which is defined in it is destroyed and has no variable or value. तो उसकी कोई वैल्यू हमारे पास नहीं बचती क्योंकि उसका स्कोप ख़त्म हो चुका होता है। उम्मीद है ये दो आंसर आपको मैंने बता दिए हैं, दोनों के दोनों सही हैं, दोनों लॉजिकली क्लियर हैं। उसके बाद कहता है कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन, हमारे पास क्या है डिफरेंस, आर्गूमेंट एंड पैरामीटर वेरिएबल। अच्छा, आर्गूमेंट हमारे पास ये होता है कि आर्गूमेंट जो भी हम फंक्शन को इनपुट वैल्यू पास करते हैं, जो कि फंक्शन वैल्यू रिसीव करता है, वो क्या होता है, हमारे पास आर्गूमेंट होता है। जो वैल्यू हम यूज़र सीन करता है या जहाँ मर्ज़ी से फंक्शन को ऊपर पास करता है वो आर्गूमेंट होता है। और पैरामीटर क्या होता है, पैरामीटर वेरिएबल के अंदर जो ही हम वेरिएबल को डिफ़ाइन करते हैं आगे उसके एक कैचिंग मैकेनिज़्म होता है जो कि ब्रैकेट्स के अंदर यूँ पैरेंथेसिस के अंदर लगा होता है। तो इसको हम क्या कहते हैं, पैरामीटर लिस्ट ऑफ वेरिएबल। तो ये हमारे पास पैरामीटर क्या होता है, वैल्यू रिसीव करता है। ये वैल्यू क्या करता है, सबमिट कराता है, इनपुट कराता है और ये वैल्यू को रिसीव करता है पैरामीटर वेरिएबल। तो ये इन दोनों का डिफरेंस है, मैं आप लोगों को दिखा भी देता हूँ। इसका एक्सरसाइज नंबर यहाँ पे 2 हमारे पास इसमें भी वो यही बोलता है कि आर्गूमेंट वेरिएबल के बारे में देखो। यहाँ पे वो बोलता है कि द वैल्यूज़ दैट आर पास्ड इनटू द फंक्शन इज कॉल्ड आर्गूमेंट वेरिएबल। देखो इनपुट हमारे पास होता है आर्गूमेंट वेरिएबल, जो वैल्यू हम यूज़र फंक्शन को देते हैं वो आर्गूमेंट्स होते हैं। और एज्यूम द सम ऑफ फंक्शन दैट कंप्यूट्स द सम ऑफ टू गिवन नंबर। जिस तरह यहाँ पे हम अपने मेन फंक्शन के अंदर क्या वैल्यू दे रहे हैं, 5 दे रहे हैं और बी भी 5, और नीचे हमने अपना फंक्शन कॉल किया ए बी। तो ये हमारे पास जो हम ए बी वैल्यू या तो यूज़र से लेते हैं या हम खुद डिफ़ाइन करके पास करते हैं, ये हमारे पास क्या पैरामीटर्स हैं। हेयर ए एंड बी आर आर्गूमेंट वेरिएबल्स, सॉरी ये आर्गूमेंट्स हैं, पैरामीटर नहीं है, आर्गूमेंट्स हैं ये ए और बी, ये हमारे पास आर्गूमेंट्स वेरिएबल हैं। इन दोनों को मिक्स नहीं आपने भी करना, ये मिक्स हो जाते हैं कई बार। उसके बाद पैरामीटर हमारे पास क्या होता है, वेरिएबल रिसीव करने वाले। अब देखो, पैरामीटर होल्ड्स अ वैल्यू बीइंग पास्ड इनटू अ फंक्शन। पैरामीटर उस वैल्यू को होल्ड करते हैं, कैच करते हैं, रिसीव करते हैं जो कि फंक्शन को पास की जाती है।
देखो आप जिस तरह फुटबॉल खेल रहे होते हो या बास्केटबॉल का ही ले लो, तो बास्केटबॉल आप जब पास करते हो तो वो किस में जाता है, नेट में। तो ये नेट क्या होता है, पैरामीटर होता है, पैरामीटर लिस्ट होती है फंक्शन की। हेयर इज़ द डेफिनेशन ऑफ फंक्शन दैट यूजेज अ पैरामीटर। तो ये देखो फंक्शन हमने उसकी रिटर्न टाइप लिख दी, उसके बाद हमने फंक्शन का नाम लिख दिया, और उसके बाद जो ब्रैकेट्स के अंदर ये इंट ए और इंट बी है, ये क्या है, इसके पैरामीटर्स हैं। इसका ये मतलब है कि ये एक इंटीजर की वैल्यू रिसीव करेगा ए वेरिएबल में, और फिर एक इंटीजर की वैल्यू रिसीव करेगा बी वेरिएबल में। तो इसी तरह ये क्या होते हैं, पैरामीटर्स होते हैं, पैरामीटर लिस्ट होती है। नोटिस दैट द इंटीजर वेरिएबल डेफिनेशन इनसाइड द पैरेंथेसिस इंट ए एंड बी, the variable a and b are parameters. This enable function to accept an integer value as an argument. जब हम नीचे से वैल्यू को 5 पास करेंगे, वो किधर आएगा, इधर स्टोर हो जाएगा। फिर हम उसको कहेंगे b इज इक्वल टू 6, तो वो 6 आके इसमें स्टोर होगा। तो ये क्या है, पैरामीटर्स हैं। तो उम्मीद है आप लोगों को पैरामीटर्स का ये कन्फ्यूजन अगर जो भी था आपको क्लियर हो गया होगा। इसी तरह आगे वो कहता है कि वेयर डू यू डिफाइन पैरामीटर लिस्ट। पैरामीटर लिस्ट हम कहाँ डिफ़ाइन करते हैं, या पैरामीटर वेरिएबल्स। तो ये हम पैरामीटर वेरिएबल पैरामीटर लिस्ट के अंदर डिफ़ाइन करते हैं, जो कि हमारी फंक्शन के अंदर होती है। तो ऑलरेडी अगर मैं इसी से एग्जांपल दूं, तो ये देखो हम फंक्शन के रिटर्न टाइप लिखते हैं, उसका नाम लिखते हैं, उसके आगे पैरामीटर्स को डिफ़ाइन करते हैं। तो यहाँ पे भी आप लोगों को मैं दिखा दूँ कि पैरामीटर वेरिएबल्स आर डिफाइंड व्हेन डिफाइनिंग अ फंक्शन। जब हम फंक्शन को डिफ़ाइन करते हैं तो उसके डेफिनेटली पैरामीटर्स भी करते हैं। दे गो इनसाइड द पैरेंथेसिस आफ्टर द नेम ऑफ द फंक्शन। ये हमारे क्या होते हैं, पैरेंथेसिस के अंदर चले जाते हैं, फंक्शन के नाम के बाद पैरेंथेसिस के अंदर हम इनको लिखते हैं, इनसाइड द पैरेंथेसिस आफ्टर द नेम ऑफ द फंक्शन। इसी तरह ये एक हमारे पास जो भी वेरिएबल है, तो हमने ये क्या किया, फंक्शन को डिफ़ाइन कर दिया। इंट फंक्शन की रिटर्न टाइप है मल्टीप्लाई, उसका क्या है, नाम है। तो ये इंट PAL1 और इंट PAL2, ये हमारे पास दो क्या हैं, हमारे पास इसके पैरामीटर हैं। इन द फंक्शन हेडर भी आप लिख सकते हो कि फंक्शन के हेडर में भी हम इसको डिफ़ाइन करते हैं। तो वो पहले वाला आंसर ही ठीक था, इसमें आप कंफ्यूज हो जाओगे। अच्छा 4 नंबर पे आते हैं। 4 नंबर पे वो बोलता है कि इफ़ यू आर राइटिंग a function that accept an argument, you want to make sure that function cannot change the value of argument, what do you do? आपने देखा होगा कि हम फंक्शन को दो टाइप के आर्गूमेंट पास करते हैं, एक होता है आर्गूमेंट पास बाय रेफरेंस और एक होता है आर्गूमेंट पास बाय वैल्यू। अच्छा पास बाय वैल्यू में ये होता है कि ये हमारे पास फॉर एग्जांपल ये हमारे पास ओरिजिनल ए है, तो हम जब इसको पास बाय वैल्यू करते हैं तो हमारे पास क्या होता है, उसकी एक कॉपी बन जाती है। अब हम इस वाले ए में कोई चेंजिंग करेंगे तो इस ए में चेंजिंग नहीं होगी। जिस तरह आप एक चीज़ फोटोकॉपी कराते हो, तो ओरिजिनल वाले में आप कुछ चीज़ लिखते हो तो ऑटोमेटिकली क्या होती है, फोटोकॉपी में नहीं लिखी जाती जब तक आप उसमें खुद ना लिखो। तो ये हमारे पास हम क्या करेंगे, वेरिएबल आर्गूमेंट पास बाय क्या करेंगे, वैल्यू करेंगे, रेफरेंस नहीं करेंगे। तो आंसर भी इसका यहाँ से अगर देखना है तो देख लो, इधर वो यही बोलता है कि इन ऑर्डर टू मेक श्योर दैट आवर वैल्यूज़ आर अनचेंज वी विल पास द आर्गूमेंट बाय वैल्यू। इन केस ऑफ पास बाय वैल्यू पैरामीटर्स आर पास्ड एज आर्गूमेंट्स क्रिएट देयर ऑन कॉपी। हमारे पास जो पैरामीटर्स होते हैं जिनको हम ऐसा आर्गूमेंट पास करते हैं, वो क्या करते हैं, अपनी कॉपी बना लेते हैं। सो एनी चेंजेस मेड इनसाइड द फंक्शन डू नॉट अफेक्ट द ओरिजिनल वैल्यू। हम फंक्शन के अंदर जो उसके चेंजिंग करते हैं तो ओरिजिनल वैल्यू पे कोई असर नहीं पड़ता, इसलिए हम आर्गूमेंट पास बाय क्या करते हैं, वैल्यू करते हैं। अगर रेफरेंस करेंगे तो चेंजिंग होगी। इसी तरह वो हमारे से 5वें क्वेश्चन में जी पूछता है कि व्हेन अ फंक्शन एक्सेप्ट मल्टीपल आर्गूमेंट्स, जो एक हमारा फंक्शन है वो इनपुट ले रहा है एक से ज़्यादा, फॉर एग्जांपल ए बी की ले रहा है, बी की वैल्यू ले रहा है, या दो नंबर को हम ऐड करते हैं तो नंबर 1 और नंबर 2 ले रहा है, इसका मतलब मल्टीपल आर्गूमेंट्स रिसीव कर रहा है। डज़ इट मैटर इन व्हाट ऑर्डर आर्गूमेंट्स आर पास्ड, मतलब हम हमारा जो फंक्शन है उसमें पहले हमने लिखा वो ए, उसकी जो हेडर फाइल है या उसका फंक्शन का डेफिनेशन है ये हमने लिखा, और ब्रैकेट के अंदर हमने पहले इधर ए लिखा और फिर हमने लिखा इंट बी,
तो नीचे से जो हम वैल्यू पास करते हैं वो क्या पहले बी कर सकते हैं फिर ए कर सकते हैं या क्या करेंगे? तो इस केस में यही है कि अगर आप ऊपर फंक्शन की हेडर फाइल में ए बी लिखते हो तो आपको वैल्यू भी ए बी के सीक्वेंस से ही करनी पड़ेगी। फंक्शन को क्या पता आप पहले कौन सा पास कर रहे हो, तो इसी हिसाब से लेगा। वो जो आप पहली वैल्यू पास करोगे उसको ए में कंसिडर करेगा और जो दूसरी करोगे उसको बी में। येस इट मैटर्स, हमारे पास मैटर करता है, क्योंकि अगर हम वैल्यू सीक्वेंस से पास नहीं करेंगे गलत होगी। तो यहाँ पे वो यही बोलता है कि वेन एवर अ फंक्शन एक्सेप्ट मल्टीपल आर्गूमेंट्स द ऑर्डर ऑफ आर्गूमेंट पास शुड ऑलवेज बी विद रिस्पेक्ट टू पैरामीटर वेरिएबल ऑफ द फंक्शन। क्या बात इसने लिख दी है। यहाँ पे वो कहता है कि एग्जांपल आपको मैं समझाता हूँ। एक हमने फंक्शन ले लिया, उसकी रिटर्न टाइप किया वॉइड है, डिस्प्ले हमने उसका नाम दे दिया, और यहाँ पे हमने एक स्ट्रिंग का उसको डाटा टाइप दे दी, और एक में हमने मार्क्स ले लिए। ये उसकी क्या पैरामीटर लिस्ट है। दिस थिंग इज़ कॉल्ड पैरामीटर लिस्ट। तो अब ये है कि नाउ द करेक्ट वे टू कॉल द फंक्शन एंड पास आर्गूमेंट्स। इस तरह हमने क्या काम किया कि करेक्ट वे अब यही है कि आप पहले उसको स्ट्रिंग का नाम पास करो फिर उसको मार्क्स पास करो। अगर आप पहले मार्क्स पास करोगे तो उसको क्या पता कि पहले मार्क्स, वो ऑटोमेटिकली अब मार्क्स स्टोर करेगा स्ट्रिंग में, तो आपका रिज़ल्ट में फ़र्क आ सकता है और आपको एरर भी आ सकता है। तो इस तरह देखो हमने यहाँ पे इंट मेन फंक्शन में पहले उसको स्ट्रिंग दिया, स्ट्रिंग पास करवाया, फिर हमने क्या किया इंट मतलब इंटीजर हमने उसको पास कराया जो कि उसकी डाटा टाइप थी। इसी तरह फिर हम उसको कॉल करेंगे तो वो हमें करेक्ट वैल्यूज़ देगा। तो ये सीक्वेंस जो आप यहाँ पे पहले नेम करते हो और फिर मार्क्स करते हो, तो फिर आपने नीचे मेन फंक्शन में उसको पहले नेम ही देना है और फिर ही नंबर देने हैं। ये सीक्वेंस फॉलो करना है। ये छोटी छोटी बातें हैं लेकिन इनका ध्यान रखना बहुत लाजमी है। आपको एरर से बचाने के लिए ये कॉन्सेप्ट क्लियर होना लाजमी है। द स्ट्रिंग आर्गूमेंट कम विद द फर्स्ट कॉलिंग फंक्शन एज इट मेंशन बिफोर द इंटीजर वेरिएबल इन द फंक्शन डेफिनेशन। तो हमारे पास स्ट्रिंग का जो आर्गूमेंट है वो पहले आएगा, इसी तरह हमारे पास बाद में हम इंटीजर पास करेंगे क्योंकि हमने ऊपर सीक्वेंस यही रखा था फंक्शन को डिफाइन करते वक्त। तो उम्मीद है ये भी आपको क्लियर हो गया होगा। अभी हम अगली एक्सरसाइज पे बढ़ते हैं। एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है। इसमें कहता है कि हाउ डू यू रिटर्न अ वैल्यू फ्रॉम द फंक्शन। अच्छा, रिटर्न वैल्यू रिटर्न करने के लिए आपको पता है कि हम रिटर्न का कीवर्ड यूज़ करते हैं, तो इसमें कोई मुश्किल बात तो नहीं है। यहाँ पे टू रिटर्न अ वैल्यू वी सिंपली यूज़ रिटर्न कीवर्ड। जिस तरह हमने एक फ़ंक्शन ले लिया, ये फंक्शन है मेन फंक्शन नहीं है, सम का वेरिएबल ले लिया जो दो पैरामीटर्स आर्गूमेंट्स को क्या करता है एक्सेप्ट करता है। उसकी पैरामीटर लिस्ट में हमने दो ई वैल्यूज़ डाल दी और हमने लिखा इंट सी इज़ इक्वल टू ए प्लस बी। एक सी का वेरिएबल डिक्लेयर करा लिया और उसमें क्या किया ए प्लस बी करके सी में स्टोर कर दो। अब ये देखो रिटर्न हम लिखेंगे, सी लगाएंगे, आगे सेमी कॉलन लगाएंगे। जब भी फंक्शन से चीज़ अपने रिटर्न करनी होती है, इसका ये मतलब होता है कि हम सी आउट फंक्शन के अंदर नहीं करना चाहते। ये देखो यहाँ पे रिटर्न किया है, इसका मतलब है हम सी आउट अपने मेन फंक्शन के अंदर करना चाहते हैं, इस फंक्शन के अंदर नहीं करना चाहते। इस वजह से हम फंक्शन के अंदर रिटर्न स्टेटमेंट का यूज़ करते हैं। तो आगे चलते हैं। हमें 7 नंबर में कहता है कि व्हाट इज़ द एडवांटेज ऑफ ब्रेकिंग एप्लीकेशन कोड इनटू सेवरल स्मॉल प्रोसीजर्स। अच्छा, फंक्शन वाला चैप्टर आप पढ़ रहे हैं, तो हम फंक्शन में क्यों अपने कोड को फंक्शन में लिखते हैं ताकि हम उसको फ्यूचर में यूज़ कर सकें, फंक्शन को जब मर्ज़ी हम कॉल कर सकें, हमें कोड को दोबारा बार बार लिखना ना पड़े। तो अगर आप कोड को, वो कहता है कि छोटे छोटे प्रोसीजर्स में डिवाइड करते हैं, तो इसको आपको क्या फ़ायदा मिलता है। तो इसका सबसे पहले यही हमें फ़ायदा मिलता है, द कोड इज़ ईजी टू अंडरस्टैंड। कोड हमारे पास क्या होता है, आसानी से हमें समझ आ जाता है, और उसके बाद हम छोटी छोटी प्रॉब्लम्स को डिवाइड एंड रूल अप्रोच को यूज़ करते हुए अपने प्रोग्राम्स पे एरर जल्दी से ढूंढ सकते हैं। जब छोटे छोटे टुकड़ों में होगा, हमें पता होगा किस टुकड़े में एरर आया है। तो चलो देख लेते हैं इसका जो आंसर आप लोगों को यहाँ से भी देख लो। एडवांटेजेस ऑफ ब्रेकिंग योर एप्लीकेशन कोड इनटू द सेवरल स्मॉल प्रोसीजर। इसमें हमारे पास पहला एडवांटेजेस ये है, इट मेक कोड इजी टू अंडरस्टैंड। वही बात इसने भी कर दी है। इफ़ यू राइट एप्लीकेशन कोड इन सेवरल स्मॉल प्रोसीजर देन इट विल बी ईजियर टू रीड एंड अंडरस्टैंड फॉर अदर्स हु गो थ्रू योर कोड। तो अगर आप कोड को छोटे छोटे फंक्शंस में लिखते हो और ऊपर कमेंट्स प्रॉपर्ली यूज़ करते हो, तो आपका कोड कोई और भी पढ़ेगा तो उसको आसानी से समझ आ जाएगा।
इट मेक्स डिबगिंग ईजियर। अब डिबगिंग क्या भला है, इसमें यही है कि सिंस इट्स मेक कोड इजी टू रीड, थस फाइंडिंग मिस्टेक्स एंड करेक्टिंग देम विल बिकम ईजियर। तो आप अपने कोड से क्या कर सकते हो, मिस्टेक्स को आराम से निकाल सकते हो और उनको करेक्ट कर सकते हो। और इसी तरह हमारे पास एक और फ़ायदा है कि कोड रीयूजेबिलिटी इंक्रीजेस, क्योंकि आपका देखो कोड स्मॉल प्रोसीजर्स में होगा। मैनी टाइम्स सच स्मॉल प्रोसीजर कैन यूज्ड इन सम अदर एप्लीकेशन कोड एज वेल, थस रीयूजिंग द सेम कोड सेव्स टाइम्स एंड एफर्ट। फॉर एग्जांपल आप इनपुट वैलिडेशन कर रहे हो, आप यूज़र से कह रहे हो कि आपने ज़ीरो से नंबर नीचे एंटर किया तो आपको मैं दोबारा प्रॉम्प्ट दूंगा कि प्लीज़ एंटर द नंबर अगेन। अब आपके पास एक और प्रोग्राम आया जिसमें आपने इनपुट वैलिडेशन करनी है, तो आप उसी को कॉपी पेस्ट कर सकते हो। और इसमें अगर आप फंक्शन के ज़रिए भी लिखते हो तो आप अपने कोड को दोबारा कहीं भी 900 लाइन पे किसी भी लाइन पे दोबारा कॉल करके यूज़ कर सकते हो। अच्छा, हम 8वें पे चलते हैं। यहाँ पे कहता है कि हाउ वुड स्टैटिक, अच्छा ये स्टैटिक लोकल वेरिएबल आ गया। हाउ वुड अ स्टैटिक लोकल वेरिएबल बी यूज़फुल। हमारे पास जो स्टैटिक लोकल वेरिएबल का वर्ड यूज़ हुआ है, ग्लोबल का नहीं हुआ। यहाँ पे देखो लोकल वेरिएबल का वर्ड यूज़ हुआ है, इसका मतलब है फंक्शन के अंदर हम इस वेरिएबल को यूज़फुल बना सकते हैं। और स्टैटिक का वर्ड जब हम यूज़ करते हैं, इसका मतलब है कि जब हमारा, देखो हमने ऊपर पढ़ा था कि जब हमारा फंक्शन क्या होता है, डिस्ट्रॉय होता है, तो हमारे पास क्या होती है, उसकी वैल्यू ख़त्म हो जाती है। तो यहाँ पे मैं आप लोगों को ऊपर दिखा भी देता हूँ। या पहला क्वेश्चन यही था कि वाई डू लोकल वेरिएबल लूज़ देयर वैल्यू। अगर आप चाहते हो कि वो अपनी वैल्यू लूज़ ना करें तो आप स्टैटिक लोकल वेरिएबल बनाओगे, ये आप लोगों को पता होना चाहिए। तो स्टैटिक लोकल वेरिएबल में इसीलिए यूज़फुल हो सकते हैं कि हम उनकी वैल्यू क्या होती है, डिस्ट्रॉय नहीं होती और हम उनको बाद में यूज़ कर सकते हैं। लेट्स सी। तो यहाँ पे भी वो यही कहता है कि स्टैटिक लोकल वेरिएबल विल बी यूज़फुल बिकॉज इट विल नॉट बी डिस्ट्रॉयड आफ्टर द टर्मिनेशन ऑफ फंक्शन। देखो होना फंक्शन के अंदर ही है, बिकॉज इट इज़ लोकल टू द स्कोप। This would be useful in the case when we need to repeatedly call a function which alters some local variable and we need this variable not to change between function calls। इसमें हम ये कर सकते हैं कि अगर हम एक फंक्शन को बार बार कॉल कर रहे हैं और हम चाहते हैं कि उसकी वैल्यू जो लोकल वेरिएबल है उसकी वैल्यू वही रहे, चेंज ना हो, हमें हर बार जितनी बार फंक्शन को कॉल करना है उसकी वैल्यू, फॉर एग्जांपल हमने 5 ले ली, 5 ही रहे, तो आप स्टैटिक लोकल वेरिएबल ले लो क्योंकि उसकी वैल्यू डिस्ट्रॉय नहीं होगी जब आप फंक्शन को ख़त्म करोगे। इट इज़ यूज़फुल बिकॉज इट विल कीप इट्स वैल्यू बिटवीन फंक्शन कॉल्स। अच्छा, इसका एक और भी आप आंसर लिख सकते हो, ये वैल्यू स्टोर इन स्टैटिक लोकल वेरिएबल विल एग्जिस्ट आफ्टर द फंक्शन हैज़ बीन कॉल्ड। दिस मीन इफ़ यू वांटेड अ वेरिएबल टू कंटिन्यू एग्जिस्टिंग as a local variable, you can make static variable when you call the function and it will exist with the value it has previously stored after the last function call। तो इसमें वही वैल्यू स्टोर रहेगी जो आप फंक्शन कॉल से पहले उसमें रखना चाहते थे। अच्छा, आगे कहता है कि गिव द एग्जांपल ऑफ वेयर पासिंग बाय आर्गूमेंट बाय रेफरेंस वुड बी यूज़फुल। तो यार ये पासिंग बाय रेफरेंस की जो एग्ज़ाम्पल है, आप लोगों को यही है कि आप लोग जब प्रोग्राम करोगे आपको समझ आएगी। जब हम चाहते हैं कि हमारे पास जो ओरिजिनल वैल्यू है वो भी चेंज हो जाए, फॉर एग्जांपल हम एक वेरिएबल कॉल करवाते हैं और उसको आर्गूमेंट फंक्शन के अंदर कॉल करवाते हैं और हम चाहते हैं कि उसकी जो ओरिजिनल वैल्यू है बाहर हमने डिक्लेयर की थी वो चेंज हो जाए, तो आप फिर ये कर सकते हो। तो इसी तरह अभी हम क्या काम करते हैं, एक्सरसाइज नंबर हमारे पास जी आ गई है। फिल इन द ब्लैंक्स कहता है डैश इज़ द पार्ट ऑफ फंक्शन डेफिनेशन दैट शो द फंक्शन नेम, रिटर्न टाइप एंड पैरामीटर लिस्ट। अब ये आप लोगों के ब्रेनस्टॉर्म है, आप लोगों ने सोचना है कि हमारे पास क्या ऐसी चीज़ है कि जो फंक्शन की डेफिनेशन में हमारे पास क्या होती है, शो होती है, लेकिन हमारे पास जो है पैरामीटर, ये हमारे पास कहता है डैश द डैश इज़ द पार्ट ऑफ फंक्शन डेफिनेशन दैट शो द फंक्शन नेम। हमारे पास फंक्शन का नाम भी शो करती है, रिटर्न टाइप भी शो करती है और पैरामीटर लिस्ट भी शो करती है। तो पीछे हमारे पास क्या रह गया? तो इसमें हमारे पास जो हमारा करेक्ट ऑप्शन है वो यही है कि हेडर इज़ द पार्ट। देखो सारी चीज़ें अब आ गई हैं तो पीछे कुछ रह भी नहीं गया। आप इसको कुछ करो तो यहाँ पे आप लोग इसको लिख सकते हो हेडर,
यहाँ पे हम इसका मैं यहाँ से आपको दिखा देता हूँ, यहाँ से मैं आपको दिखा देता हूँ फंक्शन का हेडर। ये आप देख सकते हो, ये जो देखो हमारे पास ये हमारी रिटर्न टाइप भी आ गई है, फंक्शन का नाम भी आ गया, उसकी पैरामीटर लिस्ट भी है और सेमी कॉलन भी आ गया। तो पीछे उसके पास फंक्शन हेडर इस पूरे के पूरे को कहते हैं। जब ये सारी चीज़ें आ जाएं इसको फंक्शन हेडर कहते हैं। अच्छा 11 में है कि इफ़ फंक्शन डजेंट रिटर्न अ वैल्यू द वर्ड डैश विल अपीयर एट्स इट रिटर्न टाइप। कहता है कि अगर फंक्शन अपनी वैल्यू रिटर्न ना करे तो हम यहाँ पे द वर्ड डैश विल अपीयर एट्स इट रिटर्न टाइप, तो उसकी रिटर्न टाइप क्या होती है, वॉइड। हमारे पास रिटर्न टाइप फंक्शन की मैंने आपको बताया था, ये हमारे पास रिटर्न टाइप होती है। यहाँ पे इंटीजर है, इसका मतलब है ये एक इंटीजर की वैल्यू रिटर्न करेगा। तो इस वजह से यहाँ पे इसका आंसर क्या आता है, वॉइड आता है। वहाँ पे बेशक नहीं है, इसका आंसर वॉइड ही है। ये वॉइड हम जब लिखते हैं फंक्शन को तो हम उससे रिटर्न कुछ नहीं लेते, सी आउट उसके अंदर ही कराते हैं। उसके बाद कहता है कि ईदर फंक्शंस और इट्स डैश मस्ट रीड्स ऑल द कॉल्स। तो कहता है कि ऑल द कॉल्स टू द फंक्शन, हमारे पास इसमें यही है कि फंक्शन डेफिनेशन, इधर द फंक्शन डेफिनेशन, यहाँ पे डेफिनेशन आप लिख सकते हो, फंक्शन डिफाइन हुआ और कहते हैं इधर फंक्शन डेफिनेशन और इट्स डैश मस्ट प्रीसीड द कॉल्स टू द फंक्शन। तो यहाँ पे क्या प्रोटोटाइप, प्रोटोटाइप आप लिख लो। यहाँ पे मैं आप लोगों को उधर से दिखा देता हूँ। यहाँ पे एक सेकंड हम चले जाते हैं आगे और या तो फंक्शंस डेफिनेशन और प्रोटोटाइप। देखो हमारे पास प्रोटोटाइप हम तब लिखते हैं जब हम फंक्शन को मेन फंक्शन से नीचे डिफाइन करना चाहते हैं। इन केस यू वांट टू डिफाइन द फंक्शन आफ्टर द मेन फंक्शन, तो हम अपने फंक्शन मेन से नीचे बनाते हैं, तब हमें एक प्रोटोटाइप देनी पड़ती है। लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ फंक्शन सम दैट हैड 2 आर्गुमेंट पास। तो देखो हमने ऊपर उसकी प्रोटोटाइप ले ली। इसमें हम प्रोटोटाइप में सिंपली क्या करते हैं, फंक्शन की रिटर्न टाइप लिखते हैं, फंक्शन का नाम लिखते हैं, उसके बाद सिर्फ उसकी डाटा टाइप लिख दो जो भी अंदर है, वेरिएबल कंपलसरी नहीं है लिखने, और एंड पे सेमीकोलन लगा दो ताकि इतना मेन फंक्शन को पता चले कि ऊपर से कोई फंक्शन आ रहा है। इसी तरह जब नीचे फंक्शन को फिर डिफ़ाइन करोगे तो आप इंट उसी तरह प्रॉपर उसको डिफ़ाइन करोगे जिस तरह ऊपर करते हो। तो ये प्रोटोटाइप वाला मेरे ख्याल से तो तरीका नहीं ठीक। आप फंक्शन को ऊपर ही डिफ़ाइन कर लिया करो और मेन फंक्शन को नीचे ही रखा करो, तब आपको ये ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। बाय द वे फंक्शन प्रोटोटाइप का यही कॉन्सेप्ट है कि अगर आप मेन फंक्शन से नीचे अपने यूज़र डिफाइंड फंक्शन क्रिएट करना चाहते हो तो आपको ऊपर लाजमी प्रोटोटाइप देनी पड़ेगी, नहीं तो आपको एरर आएगा। प्रोटोटाइप वही होती है, फंक्शन की रिटर्न टाइप होती है, उसका ओरिजिनल नाम होता है और अंदर आप बिल्कुल ये इंट ए बी भी लिख सकते हो लेकिन कंपलसरी नहीं होता, और एंड पे सेमीकोलन भी लाजमी होता है। बल्कि जब आप फंक्शन को आप डिफ़ाइन नीचे करोगे फिर तो उसके एंड पे सेमीकोलन नहीं होता, ये भी आपने याद रखना है। प्रोटोटाइप के एंड पे हमेशा सेमीकोलन होता है, ये चीज़ आपको याद होनी चाहिए। उसके बाद जी हम आगे चलते हैं। आगे वो कहता है कि वैल्यूज़ दैट आर सेंट इनटू द फंक्शन आर कॉल्ड। जो हमारे पास फंक्शन को वैल्यूज़ सेंड की जाती हैं वो क्या होती हैं, आर्गूमेंट्स होते हैं। मैंने आपको ऊपर भी बताया था, अभी आप लोगों को ये पहले खुद इसको दिमाग में सोचा करो, मेरे आंसर तक ना रहा करो। यहाँ पे हमारे पास जो कि वैल्यूज़ क्या होती हैं फंक्शन की तरफ भेजी जाती हैं। अभी देखो आर्गूमेंट्स होते हैं, ये क्या होती हैं, आर्गूमेंट्स। आर्गूमेंट्स हमारे पास ये होती हैं, तो उसके बाद ये आर्गूमेंट्स किधर जाती हैं, आगे पैरामीटर लिस्ट में। ये हमारे पास जाती हैं आगे पैरामीटर लिस्ट में। तो इसका यही करेक्ट ऑप्शन है। मैं इसको आगे करके आपको दिखा देता हूँ, तो आप लोगों ने अगर इसको कॉपी पे नोट कर रहे हो तो यहाँ से देख के बेशक लिख लो, कोई मसला नहीं है। आर्गूमेंट्स है, यहाँ पे भी देखो, द फंक्शन दैट आर द वैल्यूज़ दैट आर पास्ड इनटू द फंक्शन आर कॉल्ड आर्गूमेंट्स। एज्यूम द सम इज़ द फंक्शन दैट कंप्यूट्स। तो एक हमारे पास फंक्शन है जो दो चीज़ों का सम निकालता है। इसमें हमारे पास ये देखो ए और बी हमारे पास ये हैं आर्गूमेंट्स हैं, ये किधर जाएंगी, ऊपर फंक्शन की हेडर फाइल में उसकी पैरामीटर लिस्ट में जाएंगी। तो उम्मीद है साथ साथ ये चीज़ें क्लियर होती जा रही हैं आपको। इसी तरह हमारे पास ब्लैंक नंबर 14 आ गई है। कहता है कि स्पेशल वेरिएबल दैट होल्ड कॉपीज ऑफ द फंक्शन आर्गूमेंट्स। कहता है कि वो कौन से स्पेशल वेरिएबल्स हैं जो कि होल्ड करते हैं कॉपी ऑफ फंक्शन आर्गूमेंट्स आर कॉल्ड।
देखो जब हम आर्गूमेंट फंक्शन की तरफ फेंकते हैं, ये हमने वैल्यू फेंकी है, तो फंक्शन की पैरामीटर लिस्ट होती है। पैरामीटर लिस्ट के अंदर यहाँ पे इंट है, फॉर एग्जांपल नंबर 1 है, नंबर 2 है, ए बी है, जो भी है। इसकी फॉर एग्जांपल हम करते हैं कि पैरामीटर लिस्ट के अंदर ये एक वैल्यू को एक्सेप्ट करता है। तो आर्गूमेंट्स आर कॉल्ड क्या है, पैरामीटर्स है। ये मैं आपको रुको समझाता हूँ, अगर यहाँ पे दिया हुआ तो यहाँ पे ये पैरामीटर वेरिएबल होल्ड्स अ वैल्यू बीइंग पास टू द फंक्शन। हियर इज़ द फंक्शन डेफिनेशन यूज एज पैरामीटर। ये देखो हमने एक फंक्शन लिया जिसकी रिटर्न टाइप किया वॉइड है। वॉइड का मतलब है कुछ रिटर्न नहीं करेगा। और उसके बाद सम उसका नाम है, ये उसकी क्या है, पैरामीटर लिस्ट है। ये हमारे पास हमारी वैल्यूज़ हैं जो कि वो होल्ड करता है। वैल्यू उधर से आती हैं, आर्गूमेंट्स आते हैं, तो उनको कौन उठाता है, ये कैच करता है। ये कैचिंग वेरिएबल्स होते हैं दो इसके पैरामीटर लिस्ट के अंदर। तो ये प्रोग्रामिंग के ये वर्ड्स हैं, आर्गूमेंट, पैरामीटर्स और इस टाइप के जितने भी वर्ड्स हैं ये आप लोगों को सीखने चाहिए अगर आप एक अच्छे प्रोग्रामर बनना चाहते हो। अगर आप एक चीता प्रोग्रामर बनना चाहते हो तो आप लोगों को ये वर्ड सारे आने चाहिए। आप लोगों को ये चीज़ें, बजाय आप आर्गूमेंट को इनपुट कहना शुरू कर दो और पैरामीटर को आउटपुट कहना शुरू कर दो, तो ये अच्छी बात नहीं है। आपको आर्गूमेंट्स और पैरामीटर के वर्ड यूज़ करने चाहिए अगर आप एक अच्छे प्रोग्रामर बनना चाहते हो तो। नोटिस दैट द इंटीजर वेरिएबल डेफिनेशन इनसाइड द पैरेंथेसिस ए एंड बी, हमारे पास दोनों ये कौन से कर रहे हैं, इंटीजर के वेरिएबल पास आउट कर रहे हैं। द वेरिएबल्स ए एंड बी आर पैरामीटर्स, दिस एनेबल द फंक्शन सम टू एक्सेप्ट द इंटीजर वैल्यूज एज एन आर्गूमेंट्स। अच्छा जी, हम अगले ब्लैंक पे चलते हैं। ब्लैंक नंबर आ गई है 15 और इसमें हमारे पास वो ये बोलता है कि कहता है कि व्हेन ओनली अ कॉपी ऑफ आर्गूमेंट इज पास्ड टू द फंक्शन इट इज सेड टू बी पास्ड बाय। कहता है व्हेन ओनली अ कॉपी ऑफ आर्गूमेंट, सिर्फ हमारे पास क्या होती है, कॉपी करके एक आर्गूमेंट फंक्शन को दे दिया जाता है। इट इज़ कॉल्ड आर्गूमेंट पास्ड बाय। आप बताओ वैल्यू होगा या रेफरेंस होगा, दो तो ऑप्शन है ही हैं। तो ये हमारे पास केस जब कॉपी बनती है, फोटो कॉपी होती है, तो वो क्या होता है, आर्गूमेंट पास बाय वैल्यू। ये हमारे पास आर्गूमेंट पास बाय क्या होता है, वैल्यू होता है। तो यहाँ पे इन केस ऑफ पास बाय वैल्यू द फंक्शन रिसीव्स अ कॉपी ऑफ वेरिएबल विच इम्प्लाइज दैट इट मॉडिफाई द डाटा विदाउट अफेक्टिंग द ओरिजिनल डाटा, थस ओरिजिनल डाटा इज़ प्रोटेक्टेड। तो इसका आंसर क्या है, वैल्यू है। एक फ़ोटो कॉपी होती है, आप ओरिजिनल कॉपी में चेंज करो तो आपको कोई भी आपके पास क्या होती है, चेंजिंग नहीं होती। फ़ोटो कॉपी में आप चेंज करो तो आपकी ओरिजिनल कॉपी नहीं चेंज होती, ओरिजिनल में चेंज करो तो फ़ोटो कॉपी में चेंज नहीं होती। अच्छा, 16 नंबर ब्लैंक हमारे पास आती है। 16 नंबर ब्लैंक में वो बोलता है कि एंड डैश एलिमिनेट्स द नीड टू प्लेस द फंक्शन डेफिनेशन बिफोर द कॉल्स ऑफ द फंक्शन। वो कहता है वो ऐसी क्या चीज़ है जो कि इस ज़रूरत को ख़त्म कर देती है, टू प्लेस अ फंक्शन डेफिनेशन, फंक्शन को डिफ़ाइन करें हम पहले ही, बिफोर ऑल द कॉल्स टू द फंक्शन। तो ये मेरे पास आपको बताया था कि फंक्शन का प्रोटोटाइप होता है, जो कि आप लोग, मैंने आपको मना किया यूज़ करने से। A function prototype eliminates the need to the place of function before all calls to the function। तो फंक्शन को कॉल करने से पहले ही हम जो ऊपर चीज़, अगर हम फंक्शन को मेन से ऊपर नहीं बनाना चाहते तो हमें क्या चीज़ डालनी पड़ती है, फंक्शन प्रोटोटाइप। तो ये मैं आपको रुको दिखा भी देता हूँ फंक्शन का प्रोटोटाइप। ये हमारे पास होता है फंक्शन प्रोटोटाइप। जिस तरह देखो हम इसकी जो सिंटैक्स है वो ये है कि पहले हम रिटर्न डाटा टाइप लिखते हैं, फिर फंक्शन का नाम लिखते हैं, फिर उसकी पैरामीटर लिस्ट बना के एंड पे सेमी कॉलन लगा देते हैं। जिस तरह हमने एक फंक्शन ले लिया वॉइड जिसकी नो रिटर्न टाइप है, डिस्प्ले उसका नाम है, इसी तरह उसके अंदर दो पैरामीटर्स हैं, स्ट्रिंग नेम और इंट एज। आप ये आगे नेम और एज को मिस आउट कर सकते हो। सिर्फ पैरामीटर लिस्ट के अंदर आप डाटा टाइप, यहाँ पे आप स्ट्रिंग कॉमा एज भी लिख सकते हो। नीचे जब फंक्शन को डिफ़ाइन करोगे तब आप कंप्लीट ये स्ट्रिंग नेम और इंट एज लिख सकते हो। द फंक्शन प्रोटोटाइप ऑफ एनी फंक्शन इनेबल अस टू डिफाइन द फंक्शन आफ्टर द मेन फंक्शन। तो ये प्रोटोटाइप वाला होता है कहानी सारी। तो अभी आगे चलते हैं। यहाँ पे हमारे पास नेक्स्ट ब्लैंक जो आती है उसमें वो यही कहता है कि अ डैश वेरिएबल इज़ डिफाइंड inside the function and it not is not accessible after outside the function। तो कौन सा वेरिएबल होता है, लोकल होता है, लोकल वेरिएबल।
तो यहाँ पे देखो अ लाइफ टाइम ऑफ द लोकल वेरिएबल बिटवीन करली ब्रेसेस, तो मैंने आपको बताया था इन ब्रैकेट्स के अंदर इसकी लाइफ टाइम होती है, इसके बाहर ये क्या होता है, इसको आप कॉल करोगे आपको एरर आ जाएगा, कहेगा कि फंक्शन इज़ नॉट डिफाइंड। ये इसका स्कोप क्या होता है, इन दो ब्रैकेट्स के अंदर अंदर होता है। ये देखो मैंने इनको हाईलाइट किया तो ये बता रहा है कि इसका स्कोप क्या है, सिर्फ यहाँ तक है। इन ब्रैकेट्स से बाहर इस वेरिएबल को, लोकल वेरिएबल को ब्रैकेट्स से बाहर कोई जानता नहीं है कि वो कौन है। जिस तरह आपको आपके घर के बाहर इतना कोई नहीं जानता होगा कि आप कौन है, तो इसी तरह या आपकी यूनिवर्सिटी के बाहर इतना कोई भी नहीं जानता अनलेस अनटिल आप कोई सेलिब्रिटी हैं जो भी हैं, तो वैसे नॉर्मल बंदे को उसके घर वाले या उसके यूनिवर्सिटी या क्लास वालों के अलावा इतना कोई भी नहीं जानता। तो आप भी क्या हो, लोकल टू द स्कोप हो। इसी तरह जो हमारे पास बड़े बड़े स्टार्स या सेलिब्रिटीज़ होती हैं तो वो क्या होती हैं, ग्लोबल होती हैं, उनको पूरी दुनिया जानती है। Here C is the local variable and does not will flag an error if it is used outside। कहता है कि अगर आप इसको बाहर यूज़ करोगे तो आपको एरर रेज करेगा कि मैं भाई लोकल हूँ, मुझे किधर बाहर लेके जा रहे हो, पूरी दुनिया में इंट्रोड्यूस करा रहे हो। अच्छा 18 नंबर में हम आते हैं, यहाँ पे वो कहता है डैश वेरिएबल आर डिफाइंड आउटसाइड ऑल द फंक्शन एंड आर एक्सेसिबल टू एनी फंक्शन विद इन देयर स्कोप। तो ये हमारे पास क्या होंगे, ग्लोबल वेरिएबल्स, बिकॉज दे आर डिफाइंड आउटसाइड द फंक्शन एंड एक्सेसिबल टू ऑल फंक्शंस, एनी फंक्शंस। तो हमारे पास देखो ये ग्लोबल वेरिएबल है। ये देखो हमने ग्लोबल वेरिएबल आप अपने मेन फंक्शन के अंदर ज़्यादा डिफ़ाइन कर लेते हो, या आप इसको अपने फंक्शन यूज़र डिफाइंड फंक्शन से भी पहले डिफ़ाइन करते हो। जिस तरह हमने इंट डाटा टाइप है ग्लोबल, कोई भी नाम आप ले सकते हो, वेरिएबल ले लिया और उसको हमने 1 दे दिया। इसी तरह ये हमने फिर एक वेरिएबल ले लिया, यूज़र टाइप फंक्शन है और ये हमारा मेन फंक्शन है। तो आप इसको ग्लोबल को यहाँ पे भी एक्सेस कर सकते हो, इस फंक्शन के अंदर भी सी आउट कर सकते हो, तो ये आपको जवाब देगा बिकॉज इट इज़ ग्लोबल, एवरीबॉडी नोज हिम। तो यहाँ पे हमारे पास 19 नंबर आता है कि डैश आर द वेरिएबल दैट प्रोवाइड एन ईजी वे टू लार्ज अमाउंट टू शेयर लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा अमंग ऑल द फंक्शन इन द प्रोग्राम। वो कहता है कि ऐसे कौन से वेरिएबल हैं कि हमें अपॉर्चुनिटी फराम करते हैं लार्ज एक्सेस ऑफ डाटा को हमारे पास शेयर करने के लिए। तो हमारे पास देखो होते ही वही ग्लोबल, कौन सा वेरिएबल है, ग्लोबल वेरिएबल। क्योंकि अमंग ऑल द फंक्शन, जब फंक्शन सारे फंक्शन की बात होगी, एक फंक्शन के अंदर बात होती तो लोकल वेरिएबल था, लेकिन अब जब ज़्यादा बात हो गई, ग्लोबली बात हो गई, तो इसका भी आंसर देखो ग्लोबल है। ग्लोबल वेरिएबल के और फ़ायदे ये हैं कि ग्लोबल वेरिएबल आर एक्सेस्ड फ्रॉम ऑल द फंक्शन और मॉड्यूल्स इन द प्रोग्राम। ग्लोबल वेरिएबल्स आर डिक्लेयर्ड बाय वन सिंगल टाइम आउटसाइड द मॉड्यूल्स। They are ideally used for storing constants as they need to be same throughout the program. For example आप पाई है या lambda है, कोई ऐसी वैल्यू है, स्पीड ऑफ लाइट है, स्पीड ऑफ साउंड है, आप कुछ भी अपने जो फंक्शन के अंदर वो करना चाहते हो, एम्बेड करना चाहते हो, तो उसकी वैल्यू चेंज नहीं होगी। तो आप उसके लिए ग्लोबल वेरिएबल का यूज़ करो और उसको कांस्टेंट पीछे कर दो। तो इसका आंसर भी ग्लोबल था। तो उसके बाद हम 20th नंबर ब्लैंक पे आते हैं। 20th नंबर ब्लैंक में वो ये बोलता है कि अनलेस यू एक्सप्लिसिटली इनिशियलाइज ग्लोबल वेरिएबल दे आर ऑटोमेटिकली इनिशियलाइज टू डैश। वो कहता है कि एक्सप्लिसिटली का मतलब होता है कि हम खुद इनिशियलाइज करते हैं, दे आर ऑटोमेटिकली इनिशियलाइज टू। अगर हम, वो कहता है कि एक्सप्लिसिटली ग्लोबल वेरिएबल को क्या करते हैं, इनिशियलाइज। अब आप कहते हो कि हम खुद ही इनिशियलाइज करते हैं, तो यहाँ पे देखो आप जानबूझ के ग्लोबल वेरिएबल अगर जहन में सोच के डिफ़ाइन करते हो तो वो आपका एक्सप्लिसिटली होता है। अगर आप क्या काम करते हो, कोई सा भी वेरिएबल फंक्शन के बाहर डिफ़ाइन करते हो तो वो क्या होता है, दे आर ऑटोमेटिकली इनिशियलाइज टू ग्लोबल वेरिएबल। इसका आंसर होगा कोई भी आप वेरिएबल फंक्शन से बाहर डिफ़ाइन करते हो तो वो क्या होगा, ग्लोबल वेरिएबल। अगर आप उसको जानबूझ के ग्लोबल ना भी बनाओ तो वो क्या होगा, ऑटोमेटिकली इम्प्लिसिटली क्या हो जाएगा, ग्लोबल होगा। उसको कंपाइलर खुद ही ग्लोबल डिक्लेयर कर देगा। थोड़ी सी ये कंफ्यूजिंग थी, आपने इसको इतना हेडेक
उसके बाद 21 में कहता है कि इफ़ द फंक्शन हैज़ लोकल वेरिएबल विद द सेम नेम, अगर हमारे पास एक फंक्शन है जिसमें क्या है, लोकल वेरिएबल इज सेम नेम एज ग्लोबल वेरिएबल, ओनली द डैश वेरिएबल कैन सीन बाय फंक्शन। अच्छा, वो कहता है कि हमारे पास एक फंक्शन है, इफ़ फंक्शन एज लोकल वेरिएबल, पहली चीज़ तो क्या है, फंक्शन के पास लोकल वेरिएबल है विद द सेम नेम एज ग्लोबल, लोकल का भी नाम ऐड है और ग्लोबल का भी नाम ऐड है। फॉर एग्जांपल हमने ऐड एज्यूम कर लिया, ओनली द डैश वेरिएबल कैन सीन बाय फंक्शन। अब फंक्शन सिर्फ किसको देख सकता है, फंक्शन अपने सिर्फ लोकल वेरिएबल को क्या कर सकता है, देख सकता है, क्योंकि उसके अंदर लोकल वेरिएबल पड़ा है। सीन बाय फंक्शन लिखा हुआ है, यहाँ पे कॉल शाल नहीं हो रहा, कुछ भी नहीं हो रहा। तो इसका आंसर भी मैं आपको दिखा देता हूँ क्यों। यहाँ पे हमारे पास 21 वाला है। अच्छा, ये कहता है कि इन केस वेयर अ ग्लोबल एंड लोकल वेरिएबल विद सेम नेम इन द कोड एट द सेम टाइम द कंपाइलर विल एक्सेस ओनली लोकल वेरिएबल ऑफ द फंक्शन, वी शुड अवॉइड नेमिंग टू वेरिएबल विद द सेम नेम। कहता है कि सेम नेम को आपको अवॉइड करना चाहिए। अगर आप फंक्शन के अंदर यूज़ कर रहे हो एक नाम का और बाहर का ग्लोबल भी है, अगर आप उसको कॉल देते हो फंक्शन के अंदर, तो वो अपने लोकल वेरिएबल को अहमियत देकर, देखो ना फंक्शन है, फंक्शन के अंदर उसका मेन बंदा कौन है, लोकल वेरिएबल है, तो वो उसी को ज़्यादा अहमियत देगा, ग्लोबल को नहीं कॉल करेगा। तो यहाँ पे हम आगे चलते हैं और अगली वाली 22 नंबर को देख लेते हैं। उसमें ये कहता है कि यहाँ पे कहता है लोकल वेरिएबल रिटेन देयर वैल्यू बिटवीन फंक्शन कॉल्ड डैश लोकल वेरिएबल रिटेन। तो यहाँ पे आपको मैंने ऊपर ब्लैंक्स में बताया था, आप लोगों के जहन में आ गया, एस से बनता है इसका आंसर। वो क्या है, स्टैटिक लोकल वेरिएबल ऐसे वेरिएबल होते हैं जो कि फंक्शन टर्मिनेट होने के बावजूद क्या होता है, अपनी वैल्यू को रिटेन करते हैं, अपनी वैल्यू को लूज़ नहीं करते। तो though a static variable exists only inside the function where it is declared, but it is lifetime from the start when the function is called and end only when the program end। यहाँ पे फंक्शन एंड नहीं है, प्रोग्राम एंड लिखा हुआ है। ये इनकी लाइफ स्पैन है। आपके जितने भी ग्लोबल वेरिएबल होते हैं उनका जो लाइफ स्पैन होता है वो क्या होता है, जब तक फंक्शन आखिर तक नहीं पहुंचता वो ज़िंदा रहते हैं। जो ही फंक्शन पूरा आपका प्रोग्राम जब तक आपका प्रोग्राम नहीं ख़त्म होता तब तक आपके ग्लोबल वेरिएबल ख़त्म नहीं होते। इसी तरह जो स्टैटिक वेरिएबल हैं, स्टैटिक में आपका लोकल भी हो सकता है और ग्लोबल भी हो सकता है। ग्लोबल होते ही स्टैटिक है, उनकी वैल्यू नहीं बदलती, वो होल्ड करके रखते हैं। तो स्टैटिक दोनों केसेस में, स्टैटिक लोकल वेरिएबल हो या स्टैटिक ग्लोबल वेरिएबल हो, तो ग्लोबल के आगे इधर देखो, यहाँ पे एग्जिस्ट ओनली इनसाइड द फंक्शन लिखा हुआ है ना, तो हमारे पास ग्लोबल को स्टैटिक नहीं कहते क्योंकि वो वैसे ही उसकी लाइफ जब तक प्रोग्राम एंड नहीं होता तब तक नहीं होती। तो इस वजह से हमारे पास जो स्टैटिक वाला लोकल वेरिएबल होगा उसकी भी लाइफ स्पैन कम है, कब तक है, वो कब तक डिस्ट्रॉय नहीं होगा, अपनी वैल्यू को होल्ड करके रखेगा जब तक प्रोग्राम नहीं ख़त्म हो जाता। पूरा कोड आपका 1000 लाइन का कोड है, जब तक 1000 लाइन पे आपका कमांड नहीं पहुंचता, उसको एग्जीक्यूट नहीं करता, तब तक इसके अंदर इसकी वैल्यू रहेगी। तो आगे चलते हैं हम। 23 नंबर ब्लैंक्स हमारे पास आ गई है। 23 नंबर ब्लैंक में वो हमें ये कहता है कि कहता है द डैश स्टेटमेंट कॉजेज द फंक्शन टू एंड इमीडिएटली। तो यहाँ पे ब्रेक आई थिंक सो नहीं होगी। तो यहाँ पे हमारे पास ऐसी स्टेटमेंट जो कि फंक्शन को वो कर देती है, दैट कॉजेज टू फंक्शन टू एंड इमीडिएटली। तो यहाँ पे हमारे पास होगी रिटर्न स्टेटमेंट। ब्रेक हम लूप के अंदर यूज़ करते हैं, आप लोगों ने यहाँ पे कंफ्यूज नहीं उसको करना, ब्रेक स्टेटमेंट को। इसके अंदर ब्रेक हम लूप से बाहर निकलने के लिए करते हैं, फंक्शन से बाहर निकलने के लिए हम क्या करते हैं, एंड रिटर्न स्टेटमेंट को यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे मैं देख लेता हूँ, देखो यहाँ पे द रिटर्न स्टेटमेंट में और मे नॉट रिटर्न एनीथिंग। वो बेशक कुछ रिटर्न करे ना करे, फॉर अ वॉइड फंक्शन बट फॉर नॉट वॉइड फंक्शंस इट रिटर्न्स अ वैल्यू। आपको मैंने बताया था वॉइड फंक्शन में हम इसको यूज़ इतना नहीं करते, लेकिन नॉन वॉइड फंक्शन में ये कोई ना कोई वैल्यू रिटर्न करती है।
तो उम्मीद है ये चीज़ आपको क्लियर होगी। इसका आंसर क्या है जी, रिटर्न स्टेटमेंट है। और आगे 24 नंबर ब्लैंक पे चलते हैं। 24 नंबर ब्लैंक में वो हमें ये कहता है कि मैं इसको साथ साथ अरेज भी करता जाता हूँ। तो 24 नंबर ब्लैंक में वो हमें ये कहता है कि डैश आर्गूमेंट्स आर पास टू द पैरामीटर्स ऑटोमेटिकली, कि वो कौन से आर्गूमेंट्स होते हैं जो कि पैरामीटर्स को ऑटोमेटिकली पास किए जाते हैं। इफ़ नो आर्गूमेंट इज़ प्रोवाइडेड इन द फंक्शन कॉल। कहता है कि हमारे पास अगर फंक्शन कॉल में कोई आर्गूमेंट्स ना दिए जाएं, अगर जो ही हम फंक्शन कॉल करते हैं तो वहाँ पे हमें यूज़र कोई आर्गूमेंट्स ना दे, कोई इनपुट ना दे, तो कौन से आर्गूमेंट्स फिर ऑटोमेटिकली पैरामीटर लिस्ट में पास होते हैं। तो यहाँ पे होगा डिफ़ॉल्ट आर्गूमेंट्स। क्या होगा? डिफ़ॉल्ट। रुको यार, वहाँ पे ही चला जाता हूँ। यहाँ पे देखो, डिफ़ॉल्ट आर्गूमेंट्स आर ऑटोमेटिकली असाइंड बाय कंपाइलर इफ़ नो आर्गूमेंट इज़ पास ड्यूरिंग अ फंक्शन कॉल्ड। मैं एग्जांपल देकर समझाता हूँ आप लोगों को। यहाँ पे देखो, इंट हमने एक ले लिया, ये हमारा यूज़र डिफाइंड फंक्शन है, मेन फंक्शन नहीं है। तो यहाँ पे हमने इंट x ले लिया, इंट y ले लिया, इंट z ले लिया, और z को यहाँ पे ही हमने वैल्यू 1 दे दी। अब देखो रिटर्न हमने क्या उसको कहा कि तीनों को ऐड करके उसका जो सम है x प्लस वाई प्लस z है उसको रिटर्न कर दे। अब देखो केस 1 है, केस 1 में हमने उसको क्या वैल्यू पास की, 1 और 2 की। देखो 3 की वैल्यू उसको नहीं पास की, उसके पास जो z इजिकल टू 1 थी वो ऑटोमेटिकली उसी को पिक करेगा। तो इस केस में वो क्या करेगा, हमारे पास x की वैल्यू हमारे पास 1 है, 1 प्लस 2 प्लस क्या करेगा, 1 करेगा, तो ये क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। इसी तरह दूसरे केस में देखो, यहाँ पे हमने z को 1 वैल्यू असाइन की है, लेकिन जब हम z को यहाँ से नीचे से तीसरी वैल्यू भी 5 असाइन करेंगे तो ऑटोमेटिकली जाके ऊपर z1 की जगह क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो दूसरे केस में देखो आउटपुट हमारा क्या है, 8 आया है। तो वो यही बोलता है कि हमें इन केस 1 डिफ़ॉल्ट आर्गूमेंट वाज ऑटोमेटिकली असाइंड टू द पैरामीटर z, नो आर्गूमेंट वाज पास फॉर z। तो यहाँ पे देखो हमने केस 1 में जब सी आउट किया तो हमने z को कोई चीज़ नहीं दी, हमने सिर्फ 1, 2 दिया और कॉमा दिया। z की जो पुरानी वैल्यू थी 1 थी, वो ऑटोमेटिकली उसको क्या हुई है, असाइन हो गई है, इम्प्लिसिटली असाइन हो गई है। इन केस 2 जब हमने आर्गूमेंट पास किया उसको 5, तो हमारे पास क्या हुआ, उसको वैल्यू 5 असाइन हो गई है। तो यहाँ पे भी हम नेक्स्ट पे चलते हैं और 25 नंबर हमारे पास जो ब्लैंक है इसको देख लेते हैं। अच्छा, 25 नंबर ब्लैंक में वो हमें ये कि व्हेन अ फंक्शन, अच्छा यहाँ पे कहता है कि व्हेन अ फंक्शन यूजेस मिक्सचर ऑफ पैरामीटर। हमारा एक फंक्शन है उसमें क्या मिक्स पैरामीटर यूज़ हो रहे हैं, तो फिर क्या होगा हमारे पास, with and without default arguments the parameter with default argument must be defined dash। कहता है कि एक हमारा फंक्शन है उसमें मिक्स्ड आर्गूमेंट्स यूज़ हो रहे हैं, मतलब मिक्सचर ऑफ पैरामीटर्स हैं कि एक में इंट है, फ्लोट है, जो भी है। विद विदाउट डिफ़ॉल्ट आर्गूमेंट्स, उसमें कुछ डिफ़ॉल्ट आर्गूमेंट्स हैं और कुछ नहीं भी हैं। द पैरामीटर विद डिफ़ॉल्ट आर्गूमेंट्स मस्ट बी डिफाइंड, जो हमारे पास क्या पैरामीटर्स हैं जो जिनके साथ क्या डिफ़ॉल्ट आर्गूमेंट्स है, मस्ट बी डिफाइंड डैश। तो उनकी डाटा टाइप हमारे पास जो होनी चाहिए वो क्या होनी चाहिए, डिफाइंड होनी चाहिए। उनकी जो वैल्यू है, ये वैल्यू हमारे पास उनकी असाइन होनी चाहिए। मैं आपको दोबारा ये समझा देता हूँ। यहाँ पे व्हेन अ फंक्शन यूजेस अ मिक्सचर ऑफ पैरामीटर, देखो हमारे पास एक फंक्शन है जो कि पैरामीटर्स, मिक्सचर ऑफ पैरामीटर्स ले रहा है। ये देखो हमारे पास ये फंक्शन है, ये इसने एक x लिया, इस तरह y लिया और z1 लिया। विद एंड विदाउट डिफ़ॉल्ट आर्गूमेंट्स, ये देखो विद एंड विदाउट डिफ़ॉल्ट आर्गूमेंट्स का मतलब है कि यहाँ पे ये विदाउट है, यहाँ पे इनको कोई डिफ़ॉल्ट आर्गूमेंट नहीं मिला हुआ है। इसको क्या डिफ़ॉल्ट मिला है, z इज इक्वल टू 1 भी मिला हुआ है। यहाँ तक बात समझ आ गई। द पैरामीटर विद द डिफ़ॉल्ट आर्गूमेंट्स मस्ट बी डिफाइंड। अच्छा, जो हमारे पास पैरामीटर्स हैं जो कि डिफ़ॉल्ट आर्गूमेंट्स हैं, मस्ट बी डिफाइंड बाय देयर वैल्यू। तो ये देखो यहाँ पे हमारे पास जो कि इनकी वैल्यू है वो इनको असाइन हमें करनी पड़ेगी, ताकि कंपाइलर को पता चले कि इनकी डिफ़ाइन वैल्यू जो हमारे पास डिफ़ॉल्ट वैल्यू है वो क्या है। यहाँ पे 0 हमने देनी है, 0 दे देंगे, नहीं तो इनमें गार्बेज वैल्यू स्टोर होती है और आपको आउटपुट में कुछ गार्बेज भी मिल सकती है। तो इस वजह से हम इसको आगे देखते हैं। इसके बाद 26 नंबर में कहता है कि द वैल्यू ऑफ डिफ़ॉल्ट आर्गूमेंट मस्ट बी एन।
तो हमारे पास जो डिफ़ॉल्ट आर्गूमेंट है उसकी जो वैल्यू है वो क्या होनी चाहिए, डिफ़ॉल्ट आर्गूमेंट्स की जो वैल्यू होनी चाहिए वो लिटरल होनी चाहिए या कॉन्सोनेंट होनी चाहिए। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, मैं एक मिनट इसको मार्कर ले लेता हूँ, मस्ट बी एन, आप इसको लिटरल वैल्यू या नेम्ड कांस्टेंट कह सकते हो कि जो डिफ़ॉल्ट आर्गूमेंट की वैल्यू होनी चाहिए वो कुछ ना कुछ हमारे पास होनी चाहिए। यहाँ पे मैं इसमें आपको इसका आंसर दिखाता हूँ। डिफ़ॉल्ट आर्गूमेंट्स आर ऑटोमेटिकली असाइंड इनटू द कंपाइलर if no arguments is passed during the function call. The value of default argument must be assigned in the function declaration. तो आप लोगों की जो वैल्यू है, वैल्यू ऑफ डिफ़ॉल्ट आर्गूमेंट मस्ट बी असाइन इन फंक्शन डिक्लेरेशन। जब हम फंक्शन को डिक्लेयर करना चाह रहे होते हैं तो हमें उनकी वैल्यू डिफ़ॉल्ट आर्गूमेंट्स की फंक्शन डिक्लेरेशन में डिफ़ाइन करनी पड़ती है। तो इधर भी आप इसको यहाँ पे फंक्शन डिक्लेरेशन भी लिख सकते हो या सकते हो, एक ही बात है, कोई मसला नहीं है। तो इसी तरह हमें वो ये बोलता है कि लेट्स सी एन एग्जांपल हियर द सम कंटेन वन डिफ़ॉल्ट आर्गूमेंट z। हमारे पास देखो जो हमारा सम है उसमें एक डिफ़ॉल्ट आर्गूमेंट हमारे पास उसने z दिया हुआ है, और वही चीज़ें हैं जो मैं आप लोगों को ऑलरेडी बता चुका हूँ कि इसकी हमारे पास आउटपुट क्या आती है। यहाँ पे हमारा क्या होना चाहिए, लिटरल वैल्यू होनी चाहिए या कि कोई नेम्ड कांस्टेंट होना चाहिए। तो ये आप देख सकते हो, इसकी यहाँ पे कोई वैल्यू होनी चाहिए। अगर यहाँ पे कोई स्ट्रिंग पास कर रहे हो तो वो होना चाहिए। इसी तरह जी हम अगली ब्लैंक पे चलते हैं। तो बिल्कुल इजी ब्लैंक्स हैं, आपने इनको इजी लेना है, और यहाँ पे आप लोगों के कॉन्सेप्ट मेन चीज़ें क्लियर होने चाहिए। अगर अभी भी कोई चीज़ आपको कन्फ्यूजन लग रही है तो आपने नीचे क्वेश्चन कर लेना है, कमेंट बॉक्स इसी चीज़ के लिए बना होता है। उसके बाद यहाँ पे कहता है कि व्हेन यूज्ड एज पैरामीटर डैश वेरिएबल अलाउ अ फंक्शन टू एक्सेस पैरामीटर्स ओरिजिनल आर्गूमेंट। कहता है कि जब हम चीज़ को व्हेन यूज्ड एज पैरामीटर, किसी चीज़ को भी जब हम पैरामीटर के तौर पे यूज़ करते हैं, हम पैरामीटर लिस्ट में यूज़ करते हैं, कौन से वेरिएबल हैं जो कि फंक्शन को अलाउ करते हैं टू एक्सेस पैरामीटर्स ओरिजिनल आर्गूमेंट। तो ये ओरिजिनल वैल्यू एक्सेस होना, ओरिजिनल वैल्यू चेंज होना किसके खाते में है, ये हम जो इम्पर्सन का साइन यूज़ करते हैं, रेफरेंस वेरिएबल। आप इसको आर्गूमेंट पास बाय रेफरेंस भी कह सकते हो। तो रेफरेंस वेरिएबल ऐसे वेरिएबल होते हैं जो कि इसको एक्सेस करते हैं, इसको हम ये इम्पर्सन का साइन देते हैं। तो यहाँ पे मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ, एक मिनट इसका आंसर भी आपको दिखा देता हूँ। रेफरेंस वेरिएबल enabled a function to change the value of the argument, which is quite useful without creating duplicate data for holding one value, in which help you to save memory and space। अच्छा, ये जो हम वेरिएबल पास बाय रेफरेंस करते हैं, इसमें ये होता है कि हमारे पास एक वेरिएबल ऊपर पड़ा है, हम उसको दोबारा नीचे यूज़ करना चाहते हैं, तो दोबारा ऑलरेडी उसको लिखने के हम रेफरेंस जब पास करते हैं तो वो डायरेक्ट उस मेमोरी, ओरिजिनल मेमोरी को पॉइंट करता है। फॉर एग्जांपल ये रेफरेंस है हमारे पास, इसका हमारे पास इसमें क्या वैल्यू स्टोर है 5, तो यहाँ पे हम दोबारा 5 को डिस्प्ले करना चाहते हैं, तो हम उसको जब रेफरेंस देंगे तो ये डायरेक्ट इस रेफरेंस की तरफ पॉइंट करेगा, इशारा करेगा। यहाँ पे मेमोरी नहीं ज़ाया होगी हमारा क्या होगा, ओरिजिनल डाटा उधर ही पड़ा है, वहाँ से डायरेक्टली एक्सेस, हमारी मेमोरी डुप्लीकेट हमें यूज़ नहीं करनी पड़ेगी, हमारी स्पेस बचेगी। इसीलिए हम वैल्यू पास बाय रेफरेंस को यूज़ करते हैं। आप लोग सोच रहे होंगे कि ये करते क्यों हैं, अगर हमें ऊपर ही वैल्यू डिक्लेयर करानी थी तो हम उसको नीचे ही करा लेते, तो इसलिए करते हैं। यहाँ पे अगली हम आ जाते हैं जी, हमने ये वाली कर ली है। इसके बाद 28 आता है। 28 में वो बोलता है कि रेफरेंस वेरिएबल्स आर डिफाइंड लाइक रेगुलर वेरिएबल्स। कहता है कि हम इसको रेगुलर वेरिएबल्स की तरह ही यूज़ करते हैं, एक्सेप्ट देयर इज़ एन डैश इन फ्रंट ऑफ द नेम। उसके जो नाम है, वेरिएबल के नाम से पहले हम हमेशा कौन सा साइन यूज़ करते हैं, इम्पर्सन का। ये जो एंड का सिंबल होता है इसको एक बार यूज़ करोगे, इसको इम्पर्सेंट कहते हैं, AMPERSAND, एम्परसेंड। इसका स्पेलिंग है AMPERSAND, एम्परसेंड। एम्परसेंड का साइन यूज़ करते हैं हम इसे नाम से पहले। इंट, अगर आप एक्स लिखना चाहते हो तो इंट आप लिखोगे, पहले इंट लिख के आप एम्परसेंड डालोगे और फिर एक्स लिखोगे, तो ये हमारे पास रेफरेंस वेरिएबल बन गया। तो मैं एक मिनट इसका आंसर यहाँ से आप लोगों को दिखा देता हूँ। अच्छा, यहाँ पे भी देखो इम्परसेंट,
सिंटैक्स हेयर असाइनिंग द रेफरेंस वेरिएबल एक्स, ये देखो इंट लगा के उसने इम्पर्सन पहले लिखा, फिर वही बातें इसने बता दी हैं. द एडवांटेजेस ऑफ पासिंग वेरिएबल बाय रेफरेंस इज दैट नो कॉपी ऑफ वेरिएबल इज मेड, कॉपी नहीं बनती, विच मेक कोड फास्टर एंड सेव द मेमोरी. हमारा कोड भी तेज़ होता है और हमारी मेमोरी की भी बचत होती है. तो ये बहुत अच्छी बात होती है प्रोग्राम. डेफिनेटली अगर आप चाहते हो आपका प्रोग्राम तेज़ स्लो कंप्यूटर्स पे भी तेज़ चले तो आपको ये मेमोरी को यूटिलाइज करना आना चाहिए. आपको ये चीज़ें बारीकी से सीखनी पड़ती हैं. इसी तरह जी हमने ये वाला 28 वाला कर लिया है. और उसके बाद रेफरेंस वेरिएबल अलाउज आर्गूमेंट टू पास बाय, जो हमारे पास रेफरेंस होते हैं वो क्या होते हैं, आर्गूमेंट पास बाय रेफरेंस ही करते हैं. और क्या करेंगे, तो इसका आंसर आप इधर रेफरेंस लिख लो. अभी यहाँ से मैं आपको दिखाता हूँ. रेफरेंस वेरिएबल इनेबल function to change the value of argument, which is quite useful in creating duplicate data for holding one value, which help us to save memory. वही है, इसका आंसर भी रेफरेंस ही आएगा. और वापस चलते हैं 30 वाले ब्लैंक पे चले जाते हैं. यहाँ पे वो हमें ये बोलता है कि द डैश फंक्शन कॉजेज द प्रोग्राम टू टर्मिनेट. कौन सा फंक्शन होता है जो कि प्रोग्राम को टर्मिनेट करता है, तो हमारे पास ये एग्ज़िट वाला फंक्शन होता है. आप लोगों ने शायद इतना इसको यूज़ भी ना किया हो, तो हम इसको यूज़ करते हैं. एग्ज़िट डाल के यूँ, एक मिनट आपको वहाँ से दिखा देता हूँ, इधर होगा लिखा हुआ. हाँ, ये एग्ज़िट डाल के हम आगे पैरेंथेसिस डालते हैं. और फॉर एग्जांपल लेट्स राइट अ स्मॉल फंक्शन विच एक्सेप्ट्स इवन नंबर, तो ये एक्सेप्ट है CCBTS. तो यहाँ पे हमने लिखा कि इंट आई एक वेरिएबल ले लिया, उसमें सी आउट किया कि यूज़र से इनपुट ले लो और देखा कि इवन नंबर है या नहीं है. तो अगर इवन है तो उसको कहे तो वैलिड है, अगर ना करो तो एरर है. तो एरर के साथ ही हमने क्या किया, एग्ज़िट 0 लिख दिया और इसके आगे सेमीकोलन लगा दिया. यूँ हम इसको एग्ज़िट करते हैं. तो ये आपका जो कंपाइलर है, वो जो ब्लैक सी स्क्रीन आपके पास आती है, आप उसको खुद क्रॉस करते हो, वो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगी, क्रॉस हो जाएगी. अभी ये आधा फंक्शन है, अभी उसके ऊपर मेन फंक्शन भी बनाना पड़ेगा. तो अदरवाइज़ मैं आपको ये करा के कंपाइलर पे खोल के दे देता. आप इसको यहाँ से देख के जल्दी से कंपाइलर पे जाके ख़ुद भी अपने कॉन्सेप्ट को पक्का करने के लिए ट्राई आउट करो. उसके बाद जी अगली लास्ट जो ब्लैंक है हमारे पास, ब्लैंक नंबर है 31. इसमें कहता है 2 और मोर फंक्शन में हैव सेम नेम एज लॉन्ग एज दे आर डैश और डिफरेंट. कहता है कि दो जो हमारे पास फंक्शन है में हैव सेम नेम. हमारे पास जो सेम नेम के फंक्शन होते हैं उसको क्या कहते हैं, फंक्शन ओवरलोडिंग का कॉन्सेप्ट होता है. उम्मीद है आप लोगों ने पढ़ा होगा. अगर नहीं पढ़ा, अगर आप सीखना चाहते हो नीचे कमेंट करो. इसको जब दो या दो से ज़्यादा फंक्शन है उनके सेम नेम होते हैं तो उनको हम क्या कहते हैं, फंक्शन ओवरलोडिंग. तो इनकी क्या अंदर डिफरेंट होती है, डाटा टाइप. उनकी क्या होती है, डाटा टाइप डिफरेंट अंदर होती है. 2 और मोर फंक्शन हैज़ सेम नेम, और उनकी जो पैरामीटर लिस्ट होती है आप उनको क्या कर सकते हो, पैरामीटर लिस्ट उनकी या तो डिफरेंट हो सकती है या उनका अंदर से डाटा. यार मैं आपको समझाता हूँ. एक फॉर एग्जांपल, एक सेकंड इधर चले जाते हैं. इधर मैं देखता हूँ अगर प्रोग्राम कोई खुला हुआ है. तो जिस तरह ये 2 और मोर फंक्शन में सेम नेम और पैरामीटर लिस्ट डिफरेंट होती है, अंदर डाटा टाइप भी डिफरेंट होती है. ये आंसर मैं खुद, आप लोगों को इसी पे नहीं डिपेंड करना आपने, मैं खुद भी बता रहा हूँ. यहाँ पे इंट सम के आगे देखो, यहाँ पे इसकी इंटीजर ए है, ये पैरामीटर लिस्ट इसकी दोनों इंटीजर वैल्यूज़ को एक्सेप्ट करती है, ये भी तीनों इंटीजर को. आप इसी तरह के और फंक्शन यूज़ कर सकते हो जिधर एक इंटीजर होगी दूसरी फ्लोट होगी. इसी तरह एक इंटीजर होगी, एक स्ट्रिंग होगी, एक फ्लोट होगी. एक इंटीजर होगी, एक फ्लोट होगी, एक कुछ और होगी, कैरेक्टर होगी. तो यूँ उनकी क्या होती हैं, पैरामीटर लिस्ट या उनकी डाटा टाइप डिफरेंट हो सकती हैं. तो आप तब फंक्शन को क्या कर सकते हो, नाम तो उनका सेम होता है लेकिन उनकी डाटा टाइप डिफरेंट होती हैं, अदरवाइज़ आपको बहुत बुरा एरर आ जाएगा. इसके बाद हमारे पास एल्गोरिथम का जो है वर्क बेंच है, ये आ जाता है. इसमें वो कहता है कि एग्जामिन द फॉलोइंग फंक्शन हेडर एंड राइट एन एग्जाम्पल टू कॉल द फंक्शन. वो कहता है कि ये एक हेडर फाइल है हमारे पास, वॉइड फंक्शन की रिटर्न टाइप है, नाम है उसको शो वैल्यू, इंट उसकी डाटा टाइप है, क्वांटिटी उसका क्या है, पैरामीटर लिस्ट है, पैरामीटर वेरिएबल है जो कि वैल्यू को कैच करेगा. कहता है कि राइट एन एग्जाम्पल टू कॉल द फंक्शन. फंक्शन किधर हम कॉल करते हैं, फंक्शन हमेशा मेन फंक्शन के अंदर कॉल करते हैं. फंक्शन का नाम क्या है, शो वैल्यू है. और इसी तरह हम उसको जब कॉल करेंगे तो
क्या करेंगे। नीचे उसने ये नहीं बताया फंक्शन क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा, आपको कॉल करना आना चाहिए। तो इसमें यही है सिंपली सी यार, एंड मेन लिख के अंदर उसको कॉल कर लोगे। ये देखो एंड मेन आपने लिखा और अंदर शो वैल्यू फंक्शन का नाम लिखते हैं जब उसको कॉल करते हैं, कोई रिटर्न टाइप कुछ भी नहीं लिखते। अंदर उसके वैल्यू क्या पास की 5 पास की, एंड पे सेमी कॉलन लगा दिया। देखो यहाँ पे वो इंटीजर क्वांटिटी ले रहा था ना, तो हमने उसको जब 5 की वैल्यू पास की वो किधर आके स्टोर हो जाएगी, 5 की वैल्यू इधर क्वांटिटी में आएगी। क्वांटिटी का ये जो है हमारे पास पैरामीटर लिस्ट के अंदर जो वेरिएबल है, ये इसको जब आर्गूमेंट पास होगा तो इधर क्या वैल्यू आ जाएगी, 5 आ जाएगी। तो जब भी फंक्शन को कॉल करते हैं ये पीछे वर्ड नहीं लिखते, आप लोगों को ये मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, आप लोगों को पता भी होगा। उसके बाद दूसरे में कहता है कि हमारे पास एक्सरसाइज ये क्वेश्चन नंबर 33 है, इसमें ये बोलता है कि द फॉलोइंग स्टेटमेंट कॉल्स द फंक्शन नेम्ड हाफ। एक हमारे पास क्या है जी, स्टेटमेंट है जो कि फंक्शन को कॉल कर रही है। फंक्शन का नाम क्या है, हमारे पास हाफ है। हाफ फंक्शन रिटर्न्स अ वैल्यू दैट इज़ हाफ ऑफ आर्गूमेंट। कहता है ऐसी वैल्यू रिटर्न करता है जो कि उसकी हाफ है। तो इसमें हम क्या काम करेंगे, सिंपली हम क्या काम करेंगे, डिवाइडेड बाय 2 कर देंगे। और मैं आप लोगों को 1 मिनट उधर जाके दिखा देता हूँ इसने यहाँ पे किया होगा, एग्जांपल दिखा देता हूँ। ये देखो ये हमारा क्या है, फंक्शन है, डबल फंक्शन है, और हमने क्या किया कि हाफ लिख के डबल हम ये डिक्लेयर कर लिया। इसी तरह हम क्या करेंगे, डिवाइड बाय 2 टू प्रिवेंट इंटीजर डिवीजन। तो इसी तरह हम क्या काम करेंगे, रिटर्न करके नंबर को डिवाइडेड बाय सिंपली 2 कर देंगे तो वो उसका क्या करेगा, हाफ देगा। तो डू नॉट फॉरगेट टू सिंपली डिवाइड बाय 2 विल परफॉर्म इंटीजर एंड इफ द आर्गूमेंट इज एन इंटीजर टू प्रिवेंट डिवाइड बाय 2.0। वो कहता है कि आप लोगों का जो नंबर है उसमें अगर आप प्रिवेंट करना चाहते हो आर्गूमेंट, वो यहाँ पे ये है कि डिवाइडेड बाय 2 में होगा कि वो इंटीजर डिवीजन को परफॉर्म करेगा। यहाँ पे अभी देखो हमारे पास जो हमारा फंक्शन है, जब हम इसको ऑफ करेंगे तो हमारी वैल्यू क्या आ जाएंगी, फ्लोटिंग पॉइंट में आ जाएंगी। 2 होगा तो उसका ऑफ 1.5 होगा, जो मर्ज़ी होगा। फ्लोटिंग पॉइंट में भी डिवीजन में हमारे पास वैल्यूज़ आ सकती हैं, तो हमारे पास इस वजह से हम क्या काम करेंगे, डिवाइडेड बाय 2.0 कर देंगे ताकि हमारे पास इंटीजर वैल्यू में हमारा रिजल्ट ना आए, फ्लोटिंग पॉइंट में आए। इसको कंपाइलर इम्प्लिसिटली क्या करेगा, कन्वर्ट कर देगा। अच्छा इसका एक और भी आपके पास वही है कि डिवाइडेड बाय 2.0 ही है, इसको देख लो, अगर ये वाला समझ आता है ये कर लो। यहाँ पे सिंपली इसमें कुछ भी नहीं है, बस आपकी छोटी छोटी प्रैक्टिस करवाने के लिए। उसके बाद प्रोग्राम दैट कंसिस्ट ऑफ फॉलोइंग फंक्शन इंट क्यूब। ये एक हमने एक फंक्शन ले लिया है जो कि पास क्यूब नामी फंक्शन है। ये क्या चीज़ें करता है जी, नंबर का क्यूब फाइंड करता है। रिटर्न हमने क्या किया, नंबर को 3 बार उसको मल्टीप्लाई कर दिया। अच्छा इसमें करना क्या है, वो ये बोलता है कि राइट अ स्टेटमेंट दैट पासेस 4 वैल्यू टू दिस फंक्शन एंड असाइन इट्स रिटर्न वैल्यू वेरिएबल टू द रिज़ल्ट। तो कहता है इसी फंक्शन के अंदर आप 4 वैल्यू पास करो। तो जब 4 वैल्यू हम इसको पास करेंगे तो फिर हमें क्या करना पड़ेगा, तो यूँ अच्छा वो ये बोल रहा है कि राइट अ स्टेटमेंट दैट पासेस वैल्यू 4, आपने वैल्यू 4 करनी है पास टू दिस फंक्शन एंड असाइन इट्स रिटर्न वैल्यू टू द वेरिएबल रिज़ल्ट। कहता है कि एक रिज़ल्ट का वेरिएबल लेके उसमें जो रिटर्न करेगा स्टोर कर दो। अच्छा देखो ये इंट रिज़ल्ट का वेरिएबल है जिसमें को हमने 4 वैल्यू पास की। इसका मेन जो आंसर है वो यही है। अभी मैं आपको समझाता हूँ, पूरा प्रोग्राम आ गया हमारे सामने। यहाँ पे देखो हमने एक क्यूब का फंक्शन डेफिनेशन कर ली है ऊपर, ताकि प्रोटोटाइप ना लिखनी पड़े। और यहाँ पे हमने इंट क्यूब ले लिया और उसके अंदर क्या एक ही वैल्यू पास हो रही है, उसका क्यूब है। डेफिनेटली एक ही होती है, उसका क्यूब लेते हैं, इसलिए पैरामीटर लिस्ट में इसकी एक बंदा है। अच्छा रिटर्न हम करा रहे हैं नंबर मल्टीप्लाई बाय नंबर मल्टीप्लाई बाय नंबर। अब ये जो रिटर्न चीज़ हो रही है इसको हमने कहीं ना कहीं स्टोर करना होता है, अदरवाइज़ ये जब फंक्शन ख़त्म होता है तो ये डिस्ट्रॉय हो जाती है। जब मेन फंक्शन से ये फंक्शन कॉल होगा क्यूब वाला, तो ये वैल्यू रिटर्न होंगी। तो रिटर्न अगर हम इसको किसी वेरिएबल में नहीं स्टोर करवाएंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, ये वैल्यू डिस्ट्रॉय होंगी। इसलिए हमने मेन फंक्शन में आ गए। मेन फंक्शन में हमने इसको कॉल किया इंट रिज़ल्ट, डायरेक्ट हमने इसको रिज़ल्ट के वेरिएबल को डिक्लेयर भी करा लिया इंट करा के, और हमने क्या किया, इसको ये जो क्यूब निकलेगा 4 का इसमें स्टोर भी करवा दिया। तो डायरेक्ट फिर हम रिज़ल्ट वाले वेरिएबल को प्रिंट करवाएंगे तो हमारे पास हमारा रिज़ल्ट आ जाएगा।
तो ये सारी चीज़ें अगर आपको इनमें किसी चीज़ में कन्फ्यूजन है, इसका मतलब है आपका जो लेक्चर है वो बहुत कमज़ोर है, तो आप लोगों को ये पढ़ना पड़ेगा। इसी तरह मैं आगे आ जाता हूँ एक्सरसाइज नंबर 35 पे, और इधर देख लेते हैं। कहते राइट द फंक्शन नेम 10 टाइम्स। हमारे पास आपने क्या फंक्शन बनाना है 10 टाइम दैट एक्सेप्ट एन आर्गूमेंट्स, वो आर्गूमेंट्स एक्सेप्ट करता हो। एक आर्गूमेंट है मेरे ख्याल से। व्हेन द फंक्शन इज कॉल्ड इट शुड डिस्प्ले द प्रोडक्ट ऑफ इट्स आर्गूमेंट मल्टीप्लाई बाय 10। तो जब फंक्शन को आप कॉल करो तो वो क्या करे, डिस्प्ले द प्रोडक्ट ऑफ आर्गूमेंट मल्टीप्लाई बाय 10। फॉर एग्जांपल आप 10 एंटर करते हो तो 10 मल्टीप्लाई बाय 10 कर दे, 20 एंटर करते हो 20 मल्टीप्लाई बाय 10 कर दे। तो आराम सुकून से स्टेटमेंट को पढ़ो, एक बार आराम से अपने जहन में लिखो और फंक्शन को खुद करो, फिर मैं आपको कराता हूँ। ये हमारे पास जी है 35। तो इसमें हमारे पास ये देखो हमने एक फंक्शन लिया इंट 10 टाइम्स और उसमें एक नंबर पास हुआ। सी आउट हमने सीधा इसके अंदर करवा देना है कि नंबर मल्टीप्लाई बाय 10। तो हमारे पास हमारा काम ही यहाँ पे ठीक हो जाएगा। जो भी यूज़र नंबर एंटर करता है उसको क्या कर दो, 10 से मल्टीप्लाई कर दो। अब हमने क्या काम किया कि यहाँ पे हमने कहा लेट्स टेस्ट द फंक्शन, वी विल डिफाइन द मेन फंक्शन वेयर वी विल पास पैरामीटर द फंक्शन वी विल पास इंटीजर 50। हमने क्या काम किया कि एक टेस्ट का फंक्शन, ये देखो इन टाइम्स 10 का एक फंक्शन ले लिया जिसमें हमने कहा कि जो भी वैल्यू एंटर है उसको सी आउट कर दो। मेन फंक्शन में आया हम एक्स को हमने 50 ले लिया और हमने लिखा 10 टाइम्स 10 के फंक्शन को कॉल किया, अंदर उसके एक्स डाल दिया। और ये देखो जब ये देखो यहाँ से फंक्शन कॉल होगा उसके अंदर x है, x के अंदर क्या स्टोर है 50, यहाँ से 50 नीचे इसके अंदर आएगा, 50 को ये ऊपर लेके जाएगा, इधर 50 को छोड़ेगा और 50 जब इधर आएगा इधर से डायरेक्ट 50 नीचे आएगा, 50 मल्टीप्लाई बाय 10 आएगा। जो भी आउटपुट होगा वो हमारे पास क्या होगा, डिस्प्ले हो जाएगा। तो इसके लिए पहले आपको फंक्शन समझना लाजमी है, तो फंक्शन समझ के ही आप लोग इसको समझ सकते हो अगर आप लोगों के लिए मुश्किल हो रही है तो हम अगले अपने प्रोग्राम पे चलते हैं 36 नंबर पे। इसमें वो यही बोलता है कि राइट अ प्रोग्राम दैट कंटेन्स फॉलोइंग फंक्शन। एक प्रोग्राम बनाओ जिसमें बहुत सारे फंक्शन हो। वॉइड डिस्प्ले एंड, ये हमारे पास ARG पता नहीं क्या है, डबल ARG2 करेक्टर ARG3। अच्छा, हेयर आर द वैल्यूज़, आपने सी आउट करानी है उनकी वैल्यू, इसका मतलब है इनपुट आप नीचे लोगे। अच्छा, यहाँ पे हमारे पास कहता है कि राइट अ स्टेटमेंट दैट कॉल्स प्रोसीजर एंड पासिस द फंक्शन पासिस द फॉलोइंग वेरिएबल टू इट। हमने एक स्टेटमेंट लिखनी है जो कि इन सारे फंक्शंस को क्या करती है, कॉल करेगी और इनमें ये वेरिएबल पास करेगी। इसी तरह हमने नीचे वेरिएबल लेने हैं, एक एज का, एक इनकम का और एक इनिशियल का, जो कि कैरेक्टर वेरिएबल है। तो ये देखो ये सीक्वेंस से है, ये देखो पहला ये सीक्वेंस आपने लाजमी फॉलो करना है। यहाँ पे हमारे पास ये देखो ये एज है, तो पहला यहाँ पे इसका जो पैरामीटर लिस्ट है वो इंट ही है, दोनों की डाटा टाइप क्या है, इंट है। तो ये चीज़ आपने सीक्वेंस फॉलो करना है ये। इसी तरह हमारे पास इसकी डबल है तो ये भी डबल है। इसी तरह इसकी करेक्टर है तो इसकी भी डाटा टाइप क्या है, करेक्टर है। तो ये चीज़ें हैं, ये छोटी मोटी चीज़ें हैं, आपने इनका ध्यान रखना है। बाकी इसमें कुछ भी नहीं है यार, एक प्रोग्राम ही बनाना है। 36 नंबर पे मैं आपको दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे हमने वही इंक्लूड आयो स्ट्रीम वगैरह कर लिया, तो फंक्शन को डिस्प्ले कराया कि ये उसने हमें दिया हुआ है फंक्शन ऑलरेडी, आपने इसको देख के कॉपी पेस्ट करके लिख लेना है। मेन काम सारा हमने मेन फंक्शन में करना है। मेन फंक्शन में हमने यही काम किया कि ये वेरिएबल भी उसने हमें बताए हुए हैं डिक्लेयर करने का। सीधा हमने उससे एज ले ली और एज सीन करवा ली, इनकम सीन करवा ली। इनकम के वेरिएबल में जो डिक्लेयर किए हैं इन्हीं में स्टोर करने हैं। इसी तरह इनिशियल स्टोर करवा लिया और एंड एल लगा के उसको लाइन को एंड कर दिया। अब फंक्शन कॉल करने की बारी आई है और हमने डायरेक्ट डिस्प्ले का फंक्शन कॉल किया। डेफिनेटली हमारे फंक्शन का नाम ऊपर देखो ना, डिस्प्ले ही था, तो हम डिस्प्ले लिखेंगे और आगे क्या हम करेंगे, एज कॉमा इनकम कॉमा इनिशियल्स। ये जो हमने वेरिएबल अंदर लिए हैं इन वेरिएबल्स तीनों को पास करेंगे। ये तीनों वेरिएबल हमारे उठ के जाएंगे फंक्शन की प्रोटोटाइप में, इधर इसमें स्टोर हो जाएगा एज, इसमें दूसरा स्टोर होगा, इसमें ये स्टोर होगा। तो जब ये सी आउट करेगा तो हमारे पास करेक्ट वैल्यूज़ आ जाएंगी। ये देखो हमारा इस तरह का आउटपुट आता है। आपने ये प्रोग्राम अगर नहीं किए हुए तो इस प्रोग्राम को भी देख के यहाँ से प्रैक्टिस कर लो। तो उम्मीद है ये आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होते जा रहे होंगे। 37 है हमारे पास, ये करके वीडियो को हम कर देते हैं क्लोज़। और यहाँ पे हमारे पास वो बोलता है कि
राइट अ फंक्शन नेम गेट नंबर, एक गेट नंबर के नाम से फंक्शन बनाओ दैट यूजेज अ रेफरेंस पैरामीटर, रेफरेंस वेरिएबल यूज़ करना है टू एक्सेप्ट इंटीजर आर्गूमेंट। द फंक्शन शुड प्रॉम्प्ट द यूज़र टू एंटर द नंबर इन रेंज 1 to 100 और द इनपुट शुड बी वैलिडेटेड एंड स्कोर्ड इन द पैरामीटर वेरिएबल। इनपुट वैलिडेशन भी करानी है और उसके बाद पैरामीटर के वेरिएबल से करना है, लेकिन वैल्यू पास बाय रेफरेंस करना है। तो बिल्कुल इजी सा प्रोग्राम है। आप इस स्टेटमेंट को एक बार दोबारा देख लो कि एक हमने क्या काम करना है, फंक्शन बनाना है, नाम उसका गेट नंबर्स होगा, उसमें वेरिएबल कौन से हैं, उसकी पैरामीटर लिस्ट में रेफरेंस वेरिएबल होने चाहिए। फंक्शन क्या करेगा, यूज़र से 1 से लेकर 100 की रेंज में नंबर मांगेगा और नंबर अगर 0 दे देता है या 100 से ऊपर देता है तो उसको इनपुट को वैलिडेशन करवानी है और वैल्यू को पैरामीटर्स में स्टोर कराना है। तो चलो यार इसको कर लेते हैं 37 को। यहाँ पे देखो हमने एक फंक्शन सबसे पहले क्या किया, बना लिया वॉइड गेट नंबर का फंक्शन, जो कि एक वैल्यू पास बाय रेफरेंस इनपुट लेगा। अंदर ही फंक्शन के हमने ये यूज़र डिफाइंड फंक्शन है, इसी के अंदर हमने सी आउट कराई वैल्यू और सीन करवा ली। अच्छा, इनपुट वैलिडेशन के लिए आपको पता है वाइल लूप लगाते हैं। वाइल लूप लगाया हमने, कहा कि नंबर इज़ लेस देन 1 और नंबर इज़ ग्रेटर देन 100। अगर नंबर 1 से छोटा है या 100 से बड़ा है तो क्या करो, उसको दोबारा वही सी आउट करो कि री एंटर द नंबर बिटवीन 1 and 10 वगैरह वगैरह वगैरह। इसी तरह स्टेप नंबर 2 है, इसमें वही हमने काम किया, अपना मेन फंक्शन ले लिया जिसमें वेरिएबल नंबर डिक्लेयर करा लिया। अच्छा, यहाँ पे हम गेट नंबर का फंक्शन कॉल करेंगे और उसके अंदर नम को पास करवाएंगे। नम हमें कहाँ से मिलेगा, नम हमने ऊपर सीन करवाया हुआ था, ये आप देख सकते हो, हमने यहाँ पे नंबर सीन करवाया हुआ है। तो गेट नंबर में हम यहाँ पे ये नंबर पास करेंगे, जो भी हम यूज़र को नंबर देना चाहते हैं वो पास करेंगे। फॉर एग्जांपल 13 है इस केस में, कुछ भी है। तो सी आउट भी हम एट द एंड ऑफ द डे क्या करेंगे, नंबर को सी आउट करेंगे। तो हमारे पास ये देखो आउटपुट देख सकते हो, हमारे पास यूँ प्रॉम्प्ट डिस्प्ले होगा। तो इनवैलिड देखो, उसने 113 एंटर किया तो उसको इनवैलिड का ऑप्शन देगा, और री एंटर अभी उसने 13 एंटर किया तो हमारे पास नंबर एंटर्ड 13 हमारे पास डिस्प्ले हो गया। बाकी कुछ भी नहीं करना, सिंपल प्रोग्राम है, सिर्फ नंबर डिस्प्ले और इनपुट वैलिडेशन आपको सिखानी थी। तो उम्मीद है यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। बाकी हम ये हमारे ट्रू फॉल्स रह गए हैं और उसके बाद ये एरर्स फाइंडिंग है और उसके बाद बाकी चीज़ें हैं वो हम बाद में करेंगे। उम्मीद है यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। मिलता हूँ किसी और वीडियो में। अगर आप चाहते हैं इसी तरह के मैं वीडियोज़ लेके आता रहूँ तो नीचे कमेंट करें। अल्लाह हाफ़िज़, टेक केयर।